देखिए प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी वेव के बारे में। वेव जिस मीडियम में चलती है उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। और मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव कहाँ कहाँ चल सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ कहाँ चल सकती है। ट्रांसवर्स वेव क्या थी कुणाल? ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कौन सी थी? बता नहीं वह जिसके पार्टिकल वेव मोशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। याद नहीं है? लिखा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जिसमें पार्टिकल वेव मोशन के पैरेलल और एंटी पैरेलल चलते हैं। मीडियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए बता? बहुत बढ़िया। इनर्शिया, इलास्टिसिटी और मिनिमम फ्रिक्शन। इनर्शिया किस लिए होनी चाहिए सौरव? बहुत बढ़िया, ताकि पार्टिकल मीन पोजीशन को क्या करे, ओवरशूट कर सके। इलास्टिसिटी होने से क्या होता है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर क्या होता है, वापसी आ पाता है। और मिनिमम फ्रिक्शन क्या होता है? क्या होता है? जिस मीडियम में मिनिमम फ्रिक्शन होगा उस मीडियम में बहुत देर तक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, वेव उतनी देर तक क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। जिस मीडियम में पार्टिकल ऑसिलेट नहीं, फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ऑसिलेशन कम होता है, तो वेव भी क्या होती है, ज्यादा नहीं बनती। ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फिर मैंने बहुत सारे टर्म्स के बारे में बताया था जो आपको पहले ही पता था। ठीक है, और अभी ठीक है, अभी जो मैंने एक लास्ट में फॉर्मूला भी कराया था कि एक वेव है जो स्टार्ट होती है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ पर टाइम क्या होता है, 0, और यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लैम्डा के बराबर आता है, और यहाँ पर जो टाइम होता है वो कैपिटल टी के बराबर आता है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट कितना किया वेव ने, लैम्डा, और टाइम कितना है, टी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा 1 बाय में टी, और आपको बता दूं 1 बाय में टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इनटू में एफ, ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, ये वेव वेलोसिटी होती है, ये वेव की वेवलेंथ होती है, और वेव की क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, चलो ये मैंने कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है ये। कह रहा है हाउ फार डज द साउंड वेव ट्रेवल इन एयर। कह रहा है भैया एक वेव है जो कि एयर में कितनी दूर चलेगी यदि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 256 हर्ट्ज, एंड मेक 64 ऑसिलेशन। और कितनी ऑसिलेशन कर रही है वो, 64 ऑसिलेशन, 64 ऑसिलेशन। ठीक है भैया, और दे रखा है कि साउंड की जो रफ्तार है एयर के अंदर वो 320 मीटर पर सेकेंड है। क्या है, 320 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा एक बात बताइए, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है पुंडीर, लैम्डा। एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लैम्डा। तो 64 ऑसिलेशन में बोल रहा है कितना डिस्टेंस, कितना होगा, 64 इंटू में लैम्डा, ये डिस्टेंस हो गया। क्या आ गया, एक ऑसिलेशन में इतना, 64 ऑसिलेशन में इतना। तो लैम्डा अपने को पता नहीं है, तो लैम्डा क्या होता है भैया, वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, भी पीछे बताया था मैंने आपको, है ना। तो यहां पर आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी देखिए 320, फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, 256, ये आ गई आपकी लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 64 इंटू में लैम्डा की वैल्यू क्या रखी है, 320 डिवाइड बाय 256। सॉल्व कर लोगे तो आपका 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर आएगा डिस्टेंस। समझ गया भैया, आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्पीड ऑफ ट्रांसफर। ये ध्यान रखना कि डेरिवेशन वगैरह तो नहीं आती, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद रखना, क्योंकि रिजल्ट ही हर जगह पे यूज होने वाला है। ठीक है भैया, तो डेरिवेशन भी खैर कुछ खास नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला क्या है भैया, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है भैया, पहला है इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, जो स्ट्रेच मतलब खिंची स्ट्रिंग है, उसके अंदर आपने जर्क दिया है, जर्क से जो आपकी ट्रांसवर्स वेव आएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी। और जैसे एग्जांपल में गिटार की स्ट्रिंग, एग्जांपल में गिटार की स्ट्रिंग इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो एंड पर एक स्ट्रिंग को क्या किया, टाइटली फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहां पे जर्क मारा तो इसके अंदर क्या बनी, ऐसा वेव बन गई, है ना। वेव बन गई तो जो कह रहा है वेव की वेलोसिटी होगी, वेव की वेलोसिटी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी तेजी से खींच रखा है, टेंशन कितना है, कितना टेंशन, टेंशन। टेंशन बोले तो फोर्स होता है, टेंशन मतलब फोर्स होता है।
और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना है? मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है ये स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ का रेशियो क्या कहलाता है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या कहलाता है? ठीक है, इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है स्पीड किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग खिंची हुई होती है उसके अंदर। ठीक है भैया। अब आपने देखा होगा गिटार की स्ट्रिंग को टाइट करते हैं या ढीली करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि वो उसमें टाइट या ढीली करने से क्या होता है? स्पीड बदल जाती है। ठीक है भैया, यानी इसीलिए टेंशन की, यानी ज्यादा टेंशन दोगे तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होती है। आपने देखा होगा एकदम टाइट कर दो तो वहां पे थोड़ी वाइब्रेशन करोगे बड़ी तेजी से जर्क आता है। ठीक है। और मास, अब देखो गिटार की स्ट्रिंग में गिटार में बहुत सारी स्ट्रिंग होती है, मोटी स्ट्रिंग भी होती है, पतली स्ट्रिंग भी होती है। ठीक है, तो हर स्ट्रिंग में अलग अलग वेलोसिटी आती है। तो हमने कहा भैया जो वेलोसिटी वो टेंशन पर भी डिपेंड कर रही है, दूसरी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। और आपको पता है भैया डायमेंशन से कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगाते हैं के, और जैसे हमने के लगाया तो टी की पावर क्या हो गया? ए, और एम की पावर क्या हो गया? बी। एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है भैया। अच्छा वेलोसिटी, अब डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। टेंशन, टेंशन बोलो तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। पावर क्या हो गया? ए। मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? मास का एम हो गया, एल का एल हो गया, तो एम एल की पावर माइनस वन। ठीक है भैया। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम देख रहे हैं इधर एम है, एल है और टी है, लेकिन इधर एम नहीं है केवल, और एल और टी है। तो जो नहीं है उसकी पावर क्या कर दीजिए? यहाँ पर जीरो लिख दीजिए। एम एम जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। यहाँ पर एम की पावर ए भी है, एम की पावर बी भी है, तो एम की पावर ए प्लस बी। एल की पावर ए है, एल की पावर बी है, तो एल की पावर ए माइनस बी। और टी की पावर क्या है भैया? माइनस टू है। ठीक है। एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। एल से एल कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? वन। और टी से टी क्या हुआ? कैंसिल हो गया तो माइनस वन बराबर माइनस टू। तो एक सॉल्व किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। जब ए की वैल्यू हाफ आ गई तो ए की वैल्यू हाफ यहाँ पे रखिए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस हाफ आ गई। अब हम देख रहे हैं भैया एक इक्वेशन हमने पहले ऑलरेडी निकाल रखी है, कौन सी? ये वाली इक्वेशन देख रहे हो? इस वाली इक्वेशन को देखिए। ठीक है, इसमें ए की जगह पर जो ए की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे बी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, जब आप रखोगे तो आपका ये रिलेशन आने वाला है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हाफ थी तो प्लस हाफ लिख दिया, और बी की वैल्यू माइनस हाफ थी तो हाफ लिख दिया, माइनस हाफ लिख दिया। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो? नीचे ले आओ। ठीक है, तो और के की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। ठीक है, तो अब टी की पावर हाफ का मतलब टी अंडर रूट में है, एम की पावर हाफ का मतलब एम बी अंडर रूट में है, तो होल अंडर रूट में। मतलब ये फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी का। किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर। कौन सी स्ट्रिंग के अंदर? जो टाइटली क्या खिंची हुई है, गिटार की स्ट्रिंग। ठीक है, गिटार की स्ट्रिंग में ट्रांसफर वेव की स्पीड क्या होती है? टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ अंडर रूट में। ठीक है भैया, फॉर्मूला ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। केस टू, ये तो स्ट्रिंग था। अब हम कर रहे हैं सॉलिड के अंदर। किसके अंदर? सॉलिड के अंदर भैया देखिए, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड की इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होती है, ट्रांसफर वेव की स्पीड क्या होती है वहां पर? उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा होने से पार्टिकल जल्दी से आता है मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, और जितनी जल्दी से मीन की तरफ आता है उतनी जल्दी से मीन से दूर भी आता है, यानी ऑसिलेशन काफी तेज हो रही है। और जहां पे ऑसिलेशन तेज होती है वहां पर वेव की वेलोसिटी भी क्या होती है? बहुत तेज होती है। यानी वेव की वेलोसिटी जो सॉलिड है उसके सॉलिड है उसके अंदर वेव की वेलोसिटी जो है, ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी, वो उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इलास्टिसिटी पे। और उसकी डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? अब इलास्टिसिटी, ठीक है, आपको पता है रिस्टोर करने की क्षमता, और डेंसिटी मतलब मटेरियल की डेंसिटी जो यूज हुई है। अगर बात करूं इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो भैया एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, ये इलास्टिसिटी का डायमेंशन है। डेंसिटी का डायमेंशन होता है एम एल की पावर माइनस थ्री। कैसे? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास का एम हो गया और वॉल्यूम का क्या हो गया? एल की क्यूब हो गया, ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो एम एल की पावर माइनस थ्री। ठीक है, वही किया। इन दोनों पे डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता था मुझे नहीं पता, इसलिए डायरेक्टली कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या किया? कांस्टेंट लगा दिया। ई की पावर ए और रो की पावर क्या कर दिया? बी कर दिया। अच्छा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। इलास्टिस के का कोई डायमेंशन होता नहीं है। इलास्टिसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ये लिखा हुआ है एम एल टी, एम एल की पावर माइनस वन, डी की पावर माइनस टू। डेंसिटी का क्या होता है? एम एल की पावर माइनस थ्री। पावर क्या कर दिया? बी कर दिया। उसके बाद एम की पावर क्या है? यहाँ पर ए है, और एम की पावर क्या है? यहाँ पर बी है, तो एम की पावर ए प्लस बी। एल की पावर माइनस ए, एल की पावर माइनस थ्री बी, तो एल की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी। टी की पावर क्या है भैया? माइनस टू है, और टी की पावर और तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको। इधर एम नहीं था तो एम की पावर क्या लगा दीजिए? जीरो लगा दीजिए। एम से एम कैंसिल तो ए प्लस बी बराबर में जीरो। एल से एल कैंसिल तो ए माइनस थ्री बी बराबर में
1 आएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है ना। तो -2 बराबर में -1। सॉल्व कीजिए, ए की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। ए की वैल्यू जब यहाँ पे हाफ रखोगे तो बी की वैल्यू क्या होगी, -हाफ आएगी। यहाँ पे रखिए, ए की वैल्यू हाफ, बी की वैल्यू -हाफ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाया, हम देख रहे हैं दोनों की पावर हाफ है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट। समझ गए। फिर आता भी है, अब ये यहाँ पे ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है भैया। तो पहले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड और गैस में, क्योंकि हम गैस में ही बात करते हैं ना, ये गैस ही तो है। ठीक है, हाँ, मेरी आवाज जो आपके थ्रू जा रही है वो गैस के थ्रू जा रही है। ठीक है, कह रहा है इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन होता है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। और जहां पर वॉल्यूम चेंज होता है, अब इलास्टिसिटी तो होगी ना कुछ, तभी तो रेयर फ्रिक्शन बनता है। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन बनता है तो उसका मतलब वो चीज क्या है, थोड़ी बहुत इलास्टिक है। कौन सी इलास्टिसिटी होती है, जहां पर वॉल्यूम चेंज होता है तो वहां पर कौन से स्ट्रेन की बात करते हैं, कौन सी इलास्टिसिटी की बात करते हैं, बल्क मॉडुलस की। किसकी बात करते हैं, क्योंकि जहां पर वॉल्यूम चेंज होता है वहां पर बल्क मॉडुलस होता है। कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन में वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, और दूसरा एयर की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो हमने कहा भैया कि वही लिखा हुआ है, कह रहा है इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड और गैस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या होता है, ऑसिलेट करता है, बिकॉज द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स ऑफ द फ्लूइड, सो दैट स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, बल्क मॉडुलस पे। और किस पे डिपेंड करती है भैया, डेंसिटी पे, क्योंकि जहां पर एयर पास में आती है, मॉलिक्यूल पास में आते हैं, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जहां पे दूर जाते हैं, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करती है। चलो भैया, तो मैंने बोला भैया जो वेलोसिटी है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, कहां पर, एयर के अंदर, तो किस पे डिपेंड करती है, उसके बल्क मॉडुलस पर। दूसरा डेंसिटी पर। बल्क मॉडुलस, सारे मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है, ml की पावर -1 d की पावर -2, डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है भैया, कंबाइन कीजिए सारा, बिल्कुल सेम डेरिवेशन ऐसी होगी, रिजल्ट आपका केवल आपको याद रखना, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये हम वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, एयर के अंदर, यही पढ़ना है हमें आगे। ठीक है, तो अंडर रूट बी अपॉन में रो, बी क्या है, बल्क मॉडल, रो क्या है, डेंसिटी, किसकी, एयर की। ठीक है, तो डेरिवेशन का प्रोसेस वही है, डेरिवेशन का सारा प्रोसेस वही है, तो इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आसान ही है। ठीक है, कंबाइन करना, क्या करना है, कंबाइन करना, उसके बाद बी, बी की ये बल्क मॉडुलस, और ये क्या हो रहा है, उसके बाद बी इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस की पावर है, रो की पावर बी, उसके बाद सॉल्व करना, ए बी की वैल्यू निकालोगे, हाफ आएगा, दोनों की, एक की हाफ, एक की -हाफ। ठीक है, फिर एक ऐसे ही चल रहा था, टॉपिक आ गया था, तो भैया मैंने कहा सॉलिड रॉड के अंदर क्या होगा, सॉलिड रॉड के अंदर क्या होगा, तो भैया सॉलिड रॉड के अंदर जो आपकी ये आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट में वाई अपॉन में रो, अंडर रूट में वाई अपॉन में रो, गलत है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, अंडर रूट वाई अपॉन में रो, वाई क्या है और रो क्या है। ठीक है भैया, सेम वही प्रोसेस है डेरिवेशन का। खैर चलो, अब आते हैं भैया एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसके आने की संभावना 99% ज्यादा होती है, आएगा भी तो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, न्यूटन्स एरर और लैपलास करेक्शन। न्यूटन का बहुत तगड़ा वर्चस्व था, न्यूटन अगर आम को इमली बोल देते थे तो उस वक्त के लोग आम को इमली ही मानते थे। ठीक है, लेकिन कई जगह पे न्यूटन गलत भी थे। ठीक है, तो न्यूटन ने साउंड के बारे में भी उंगली कर दी, इन्होंने कहा ये साउंड का जो प्रोपेगेशन होता है एयर के अंदर वो क्या है, आइसोथर्मल है, कुछ किया भी है नहीं, ऐसे बोल दिया, ऐसा हंसने में ही बोल दिया। ठीक है, न्यूटन ने बोला भैया लोग कई साल तक मानते रहे कि जो साउंड का प्रोपगेशन एयर के अंदर होता है वो आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, मुझे वॉल्यूम कम हो रहा है उस मीडियम का, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर मुझे कांस्टेंट रखना है, एक वस्तु है जिसके अंदर हीट पड़ी हुई है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मुझे उसको कांस्टेंट रखना है। क्या नहीं, नहीं पता।
क्या लक्षिता, मैंने आपको बताया था भैया कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है उस रीजन का जिसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको हीट को लूज करना पड़ेगा, वरना कम दायरे में अगर वही हीट आ जाएगी तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जहां पर कंप्रेशन हो रहा है एयर, वहां पर हीट को क्या करेगी, लूज करेगी, ताकि उसको टेम्परेचर क्या रहे, टी रहे, क्योंकि न्यूटन ने बोला आइसोथर्मल। और जहां पे रेयर फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे हीट क्या हो रही है, फैल रही है, उतनी हीट फैल रही है, अगर उतनी हीट होगी और फैलेगी तो टेम्परेचर वहां का रीजन का कम हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसमें जहां पर रेयर फ्रिक्शन हो रहा है वहां से हीट ऐड होनी चाहिए बाहर से, सराउंडिंग से। भूल, याद आया, याद आया, ये बताया था ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो भैया जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पर न्यूटन के हिसाब से हीट लूज करनी चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर सेम रखना है, तो कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, तो अगर वही हीट रह गई सिस्टम के अंदर और वॉल्यूम कम होता गया लगातार, तो भैया वहां का टेम्परेचर बढ़ कर जाएगा। अगर राइज नहीं होने देंगे चीजों क्या करें, जो एक्स्ट्रा हीट बढ़ती होती होगी, बढ़ती रहेगी डेंसिटी, वो क्या करेंगे, लूज करता रहेगा। और जहाँ पे रेयर फ्रिक्शन रहेगा फिर वही उतनी हीट रहेगी और वो चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमें कम नहीं करने देंगे, इसलिए क्या करना है भैया, हीट को बाहर से ले ले। कंप्रेशन में हीट लूज होती है न्यूटन के हिसाब से, क्योंकि आइसोथर्मल है, और एक्सपेंशन में हीट क्या होती है, गेन होती है। ठीक है भैया, तो ये लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन भैया है और उन्होंने बोला, न्यूटन ने कहा, ठीक है, फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ही वाज एज्यूम, देखिए एज्यूम नहीं कर लिया अपने आप और लोग मानते रहे, दैट साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू अ गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंप्रेशन, जो बढ़ती है हीट, ठीक है, किसमें, कंप्रेशन में, इज रैपिडली कंडक्टेड टू द सराउंडिंग, तुरंत कहां छोड़ दी जाती है, सराउंडिंग के अंदर। और रेयर फ्रिक्शन में जो कि स्लाइटली हीट क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, कम होने आ रहा है, उसको क्या करता है, सराउंडिंग से गेन कर लेता है वो सिस्टम। ठीक है भैया, और इसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर गैस का क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इफ आइसो, इफ बी आइसो, बी आइसो मतलब सोचते हो, क्योंकि आपको पता है भैया उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बल्क मॉडुलस यूज करूंगा, और बल्क मॉडुलस न्यूटन के हिसाब से क्या होना चाहिए, आइसो पे होना चाहिए। किस में होना चाहिए, न्यूटन ने कहा कि नहीं टेम्परेचर सेम रहेगा, तो यानी बल्क मॉडुलस जो भी होगा उस गैस का वो किसका होगा, आइसो होगा। बल्क, बी फॉर बल्क मॉडुलस, आइसो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, इज द आइसोथर्मल वॉल्यूम। ठीक है भैया, आइसोथर्मल वॉल्यूम हमेशा क्या हो, और ये देखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो भैया अभी मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर क्या होती है, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी होती है, यही होती है ना। तो भैया लेकिन ये बल्क मॉडुलस क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समझ गए। चलो, अब इनके इस चीज को गलत प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्री का नंबर है। ठीक है, 50 बार कर रखा आपने इसको रिलेटेड इससे टॉपिक। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है भैया फॉर्मूला तो ये है, किसमें, साउंड वेव का, एयर के अंदर, ये फॉर्मूला। अब न्यूटन को चेक करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है, के होता है, पीवी इक्वल्स टू में क्यों होता है, पीवी इक्वल्स टू में के, साक्षी, पीवी इक्वल्स टू में के क्यों होता है, कहां से आई है, पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है, एनआरटी होता है। एन क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, टेम्परेचर भी क्या होता है, तो पीवी इक्वल्स टू में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। पीवी इक्वल्स टू में के, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या किया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, और इसको यहाँ पे डिफरेंट, डीके का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। आप प्रेशर को बाहर कीजिए, वॉल्यूम को कीजिए, ठीक है, फिर वॉल्यूम को बाहर कीजिए, प्रेशर को कीजिए, बराबर में जीरो। ठीक है, हमने क्या किया, अगले स्टेप में इसको इधर ले आया, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पी को यहीं पे रहने दिया, वी को इसके नीचे ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये जाएगा माइनस डी पी वी अपॉन में डी वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस v को हम इसके नीचे लगा सकते हैं ऐसे करके, अब वो जो नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है, तो ऊपर वाला नीचे भी तो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये क्या हुआ, प्रेशर, ये क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होता है, क्या फॉर्मूला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ठीक है, नहीं तू बता ना, ये तो छोड़, गलत लिखा हुआ है, तू बता सर। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और प्रेशर को हम क्या कहते हैं भैया, बल्क मॉडुलस केस में प्रेशर, सॉरी, स्ट्रेस को हम प्रेशर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस के केस में हम प्रेशर को क्या कहते हैं, स्ट्रेस भी कहते हैं, या स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं,
याद होगा हमने, मैंने बताया था आपको बल्क मॉडुलस जो बता रहा था। तो ये क्या हो गया ऊपर बल्क मॉडुलस, नीचे क्या हुआ, ये सॉरी ये स्ट्रेस हो गया ऊपर वाला, क्या हो गया स्ट्रेस, और नीचे क्या हुआ स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और नेगेटिव वैल्यू याद है आपको, नेगेटिव भी लगाया था वहां पर। ठीक है, ये क्या होता था बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला किसका होता था, यानी बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर के। बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ रहा है, समझ गए, यानी हम बल्क मॉडुलस यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, प्रेशर, समझ गए भैया। ये होता है प्रेशर, प्रेशर बोले तो स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की बात करें तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होगा, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस यानी बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा, प्रेशर के। बस तो खत्म हो गया, यहाँ पे नीचे लग रखा है मैंने, ऊपर क्या है प्रेशर, नीचे क्या है वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेन, तो भैया किसके बराबर आएगा, बल्क मॉडुलस के किसके बराबर आएगा, लेकिन कौन सा बल्क मॉडुलस, आइसो वाला, क्योंकि न्यूटन ने बोला भी आइसो है, यानी हमने देखा जहां पे बल्क मॉडुलस आइसो लिखा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, क्या लिख सकते हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं, देन अबव फॉर्मूला कैन बी रिटन एज क्या होगा, प्रेशर अपन बल्क मॉडुलस के हमने क्या लगा दिया प्रेशर, और नीचे क्या लगा दी डेंसिटी। वी नो व्हेन साउंड प्रोपोगेट इन एयर, तो प्रेशर क्या होता है 180 हम बोले तो इतना पास्कल, और जो डेंसिटी होती है साउंड की वो होती है सॉरी एयर की वो होती है 1.3 kg पर मीटर की, मैंने आपको बताया था शायद, अगर याद होगा थोड़ा ही पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये डेंसिटी एयर की सारी वैल्यू रखो तो 280 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 330 मीटर पर सेकंड या 331 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, लेकिन जो न्यूटन के फॉर्मूले से आ रहा है कितना आ रहा है, यानी न्यूटन क्या है गलत है, न्यूटन क्या है ये 15% करीबन कम है किससे, एक्चुअल वैल्यू से, क्या है एक 8% की एरर समझ में आती है भैया, 15% की एरर नहीं समझ में आ रही, तो इन्हें नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज अबाउट 15% लेस देन दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो कि क्या है ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी स्टैंडर्ड, जो अभी सारी कंडीशन है वो एसटीपी है, ध्यान रखना। ठीक है, hence Newton formula is not acceptable, this was the Newton error, यही क्या थी भैया न्यूटन की एरर थी। फिर आए एक लैपलास नाम के साइंटिस्ट, इनका इन्होंने जो कहा वो एकदम सही था, इनकी ऑब्जर्वेशन भी क्या थी सही थी, और इन्होंने फैक्ट भी दिया कि भैया ऐसा तुक्के नहीं बोल दिया पास उछाल के, इन्होंने कहा भैया, और इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी ना वो आपको भी समझ में आएगी, हाँ भाई हाँ ये तो बात है, सही सही बोली आपने, आप इतने बड़े नहीं हो, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने जो बोला। इन्होंने कहा भैया जो साउंड का प्रोपगेशन है एयर के अंदर वो क्या है भैया एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, अब देखो रीजन मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि साउंड का प्रोसेस जो होता है ना ये कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन बनने का प्रोसेस बहुत तेज होता है, साउंड की रफ्तार काफी तेज होती है, 331 मीटर कम थोड़ी ना है, बहुत तेज है। अब कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो इतना तेज प्रोसेस में इतना टाइम थोड़ा ना मिलता है कि हीट का एक्सचेंज हो जाए, कंप्रेशन में जो हीट रहेगी वही क्या रहेगी रेयर फ्रिक्शन में रहेगी, समझ गया, हीट का एक्सचेंज का टाइम नहीं होता, पहला तो ये हो गया एडियाबैटिक बोलने का कि प्रोसेस बहुत तेज होता है। और आपको याद होगा मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में कंडीशन लिखवाई थी, एसेंशियल कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, यहाँ पर फास्ट है इसलिए हीट का लेन देन का टाइम मिल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। और दूसरा वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, तो आपको पता ना एयर शुड नॉन, एयर जो होती है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर की होती है, एयर इंसुलेटर होती है, तो यहां से जो भी हीट होगी वो उसका लेन देन नहीं हो पाएगा, यानी हीट अंदर की क्या होगी कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी, हीट का लेन देन नहीं पाएगा, समझ गया। और इन्होंने और ये भी बताया कि भैया कंप्रेशन वाले रीजन का टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है, और रेयर फ्रिक्शन वाले रीजन का टेम्परेचर क्या होता है घट जाता है, और ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया। ठीक है कि बिल्कुल सही बात की इन्होंने, कंप्रेशन वाले रीजन का टेम्परेचर क्या होता है भैया बढ़ जाता है, और एयर फ्रिक्शन वाले का तो वो इसलिए इन्होंने बोला एडियाबैटिक होता है। ठीक है भैया चलो देख लेते हैं पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है लैप्लास pointed about that the sound travels through the gas under the adiabatic condition not under the isothermal, this is the because of following reason, पहला क्या है भैया as the sound travel through the gas टेम्परेचर क्या होता है कहां का राइज होता है कंप्रेशन का, और कहां का गिर जाता है भैया रेयर फ्रिक्शन का, गैस इज पुअर कंडक्टर तो इसलिए हीट का लेन देन कर भी नहीं सकती। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन फॉर्म्ड रैपिड बहुत तेज बनते हैं, that the heat generated in the region of compression does not get time to the pass into the region of the rear friction, कह रहा है इतना टाइम ही नहीं मिलता कि कंप्रेशन में जो हीट बनी है वो कहां से लिया है, इसलिए हीट क्या होती है हर रीजन में
कांस्टेंट होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, एडियाबैटिक। समझ गए भैया? आपको भी लगा होगा कि हाँ भाई सही बात कर रहा बंदा। चलो भैया अब इसको प्रूफ कर देते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं भैया, क्या होता है फॉर्मूला? यही तो होता है, साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, और हम बल्क मॉडुलस किस पे ले रहे हैं, हम एडियाबैटिक पे। ठीक है भैया? तो एडियाबैटिक मैंने आपको बताया था पीवी गामा इक्वल्स टू में, प्रूफ करवाया था, लेकिन इसकी डेरिवेशन मत करना, बहुत लेंथी मैंने करा, लेंथी है ही तो कराऊंगा ही है। ठीक है? पीवी गामा इक्वल्स टू में के, अच्छा एक फॉर्मूला ध्यान रखना, dx की पावर n अपॉन में dx क्या होता है, n x n माइनस वन, है ना, यही तो होता है। तो dxn क्या होगा, n x n माइनस वन इंटू में dx, कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अगर मेरे को कहीं पे ये दिख जाए ना तो ये लिख दूंगा सीधा अपने आप। ठीक है? अब जब इसको मैं ये लिख सकता हूं तो केवल इसको क्या लिख सकता हूं, ये लिखूंगा ना। समझ गया? बस यही किया मैंने। पीवी गामा इक्वल्स टू में के, पता है आपको एडियाबैटिक है, एडिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसलिए किसी के रिस्पेक्ट में कर नहीं रहा। इसको किया, इसको किया, डीके का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार पी बाहर, वी गामा का डिफरेंशिएशन, वी गामा बाहर बराबर में क्या आ गया, जीरो। अच्छा अब देखिए इसको यहीं पे रखिए, इसको परली साइड में ले आओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा पी ये रहा। अब देखो देखिए जब मैं x की पावर n को n x की पावर n माइनस वन इंटू में dx लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा, गामा v की पावर गामा को क्या लिखूंगा, गामा v की पावर गामा माइनस वन इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, और बराबर में यहाँ पे ये लिख दिया जो पहले था। ठीक है? अच्छा v की पावर गामा माइनस वन को क्या लिखूंगा, v की पावर गामा माइनस वन को क्या लिखता हूं, v गामा अपॉन में v, पता है ना कैसे लिखा है? अरे देखो भैया v की पावर गामा माइनस वन, हम क्या लिखेंगे, v की पावर गामा v की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। अब जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए कहाँ लाते हैं, तो ऐसे कर दिया। मुझे पता कई बच्चों को ये भी नहीं पता लगा कैसे किया मैंने, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है? चलो, ये लिख दिया, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है ऊपर वाले स्टेप। और यहाँ पर ये और ये क्या हुआ, कट मर गए, तो ये क्या हुआ, ठीक है, ये पी गामा, यहाँ पर डीवी अपॉन में वी बचा, डीवी अपॉन में वी बचा, ये क्या स्ट्रेन है, ये क्या है, और ये क्या है यहाँ पर स्ट्रेस, ये क्या है, ये है स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या है भैया, स्ट्रेन। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये डीपी के नीचे स्ट्रेस के नीचे क्या ले गया, स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है भैया, बल्क मॉडुलस। नेगेटिव यहाँ पे माइनस का, ये पूरे बल्क मॉडुलस होता है माइनस के साथ। ठीक है भैया? तो एक्चुअल में बल्क मॉडुलस की वैल्यू पी नहीं होती, क्या होती है, गामा पी होती है। क्या होती है, गामा पी। गामा क्या है दीक्षा, गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो, सीपी अपॉन में सीवी। और मैंने केटीजी में बहुत आसान तरीके से बताया था कि गामा जो होता है वो सीपी अपॉन में सीवी होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह की गैस है, डाइएटॉमिक गैस है। डाइएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। क्या होता है, ये भी बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे। मुझे पता आप कुछ नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है? आपका आपको पता तो रहेगा, मैंने पढ़ाया, बाकी आप ना पढ़ो आपकी गारंटी है। ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होता है। एक मोल गैस का, एक मोल गैस के पास, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी होती है 1/2 आर टी, 1/2 एनर्जी इतनी होती है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी होगी, 5/2 आर टी। एक्चुअल मैंने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, हाफ केबीटी होता। तो एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी होता है। तो एन एक मोल का क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई करो तो एन इंटू में केबी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एन इंटू में केबी क्या होगा, कराया था भैया मैंने सारा, आप नहीं याद है तो मैं क्या करूं। फिर मैंने बताया था भैया कि सीवी क्या होता है, डी यू अपॉन में क्या होता है, डी टी। डी यू अपॉन में, इसको इसकी जगह पे रखोगे तो आएगा भैया 5/2 आर। ऐसे ही आप सीपी निकालोगे, सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर। कहां से आया मेयर फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू में आर, तो वहां से निकाला। तो सीवी की वैल्यू क्या रखी है, 5/2 आर जोड़ोगे तो क्या होगा, 7 आर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो गामा क्या आया था, 7 आर अपॉन में 2, और सीवी क्या है 5 आर अपॉन में 2, काटा पीटी कर दो आर से आर, तो आएगा भैया 1.4। क्या आएगा,
लिखवाया भाई सारा कुछ, ऐसे नहीं करवाया मैंने, ठीक है। तो भैया पता लग गया गामा की वैल्यू, हमारे एटमॉस्फेयर में डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब डायटोमिक है ना, जो एक्सेस गैस है वो तो वही है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है। और इनका तो मेरे 99.8% के आसपास का दोनों का अबेंडेंस है पूरे गैस में, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में। तो हाँ मतलब डायटोमिक है, होगी डायटोमिक ही मैक्सिमम है, तो इसलिए डायटोमिक का ही हम लेंगे, ठीक है। तो हम जानते भैया गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए क्या होती है 1.4, पीछे भी ड्राइव करा दी मैंने, बता दिया, देख लेना केटीजी एक बारी, ठीक है। तो भैया लैप्लास को बोला गया, भैया लैप्लास की जो सही करेक्शन है वहां पर बल्क मॉडुलस की यहाँ पे क्या आएगा, गामा पी, क्या आएगा, डेंसिटी, ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं ये क्या हुआ, गामा एटमॉस्फेयर के अंदर एयर चलती है तो साउंड वो चलता है साउंड, और किसमें चलती है एयर के अंदर, तो एयर लिख दिया, ठीक है भैया। गामा अंडर रूट और ये का अंडर रूट अलग अलग लिख सकते हो, गामा भी अंडर रूट में तो गामा का अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट में तो उसको भी अंडर रूट लिख सकते हो। अच्छा पी एटीएम अपॉन में पी रोड एयर क्या है, तो भैया 280 पीछे भी सोल्व करने पर, और ये क्या है भैया 1.4 अंडर रूट में सॉल्व करोगे तो 331.3 मीटर पर सेकंड आया, किसके हिसाब से, लैप्लास के हिसाब से, ठीक है। एयर मोस्टली कंटेन डायटोमिक बताया था मैंने आपको, खैर ये तो खा दिया, ठीक है। दिस वैल्यू इज क्लोज आर्ग्यूमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बहुत क्लोज है, एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आई थी आती है उसके बहुत क्लोज है, वो 331 आती है, 331.3 इतना चलता है भैया, ठीक है भैया। हेंस लैप्लास करेक्शन इज जस्टिफाइड, समझिए भैया, ये थे लैप्लास का करेक्शन, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है भैया। और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए एक बार और जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है भैया। न्यूटन आए, न्यूटन ने बोला भैया एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब आइसोथर्मल बोल दिया तो पीवी को उसमें क्या होना चाहिए, और साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर क्या होती है भैया, बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, लेकिन बल्क मॉडुलस न्यूटन के हिसाब से आइसो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू में के, ठीक है, पीवी गामा इक्वल्स टू में के, तो पीवी इक्वल्स टू में के, ठीक है भैया। तो डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, ठीक है, एक बार पी बाहर वी अंदर, एक बार वी बाहर, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस साइड को इधर ले गए तो ये माइनस में आ गया, ठीक है भैया। पी की वैल्यू निकाल ली, तो आपने पी की वैल्यू निकाली, तो इस डी क्या किया, हाँ डीवी को इसके नीचे ले गए, तो इस वी को हमने इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। ये क्या हुआ प्रेशर, और इस वी को इसके नीचे लगा दिया तो नीचे क्या स्ट्रेन, प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, क्या होता है, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस होता है। उसके बाद हमने देख लिया प्रेशर की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू क्या है, प्रेशर के बराबर है ना, प्रेशर के बराबर है, तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, बल्क मॉडुलस के यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर चलती है तो प्रेशर क्या होता है इतना, और डेंसिटी एयर की क्या होती है 1.3 होती है, क्या होती है 280, जो कि करेक्ट इनकरेक्ट है, एक्चुअल वैल्यू से 15% क्या कम है, यानी न्यूटन का फॉर्मूला क्या गलत है। अब आए लैप्लास, लैप्लास ने बोला ये भैया एक्चुअल में ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज होता है, हीट के टाइम का लेन देन होता नहीं है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बहुत तेजी से बनते हैं, तो यहाँ इतना टाइम है ही नहीं कि हीट का लेन देन किया जा सके। दूसरा है कि एयर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और तीसरा इन्होंने बोला कि भैया कंप्रेशन वाले रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन वाले का टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, बिल्कुल सही बात थी, ठीक है भैया। उसके बाद इनके रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया भैया, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एयर के अंदर क्या होती है, ये होती है, ठीक है। अब आइडिया बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं एडियाबैटिक में, ठीक है। तो पीवी गामा इक्वल्स टू में के, आपको पता है भैया क्या होगा, पी बाहर होगा वी गामा अंदर होगा, वी गामा बाहर होगा पी अंदर होगा, बराबर में क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको उधर ले तो क्या होगा माइनस हो गया, फिर उसके बाद पी ये रहा, इसको क्या लिख दिया गामा वी की पावर गामा -1, और ये क्या हुआ डी वी, ठीक है, ये हो गया आपका ये, ठीक है। उसके बाद वी की पावर गामा -1 को हमने क्या लिख दिया, वी की पावर गामा अपॉन में वी की पावर गामा से गामा कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ स्ट्रेन, डीवी अपॉन में वी क्या हो गया स्ट्रेन, और ये क्या हुआ स्ट्रेस, प्रेशर, वो एक ही बात है ना। उसके बाद ये लिख दिया हमने, तो एक्चुअल में बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या रही है, गामा पी आ रही है, क्या रही है। अब लैप्लास का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, बल्क मॉडुलस क्या होगा, गामा पी होगा, और हम जानते हैं गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए क्या होती है 1.4, एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है 180, आप जानते हो, एयर डेंसिटी भी आप जानते हो, सॉल्व किया 331 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय यूजिंग द न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लास फॉर्मूला। एक मोल गैस, मोल कितना है भैया, एक है, और एयर डेंसिटी कितनी है भैया, अच्छा गिवन मास क्या है, एक मोल गैस का मास कितना है
29 इंटू 10⁻³ और एयर में है और गामा की वैल्यू देखिए आप कितना। अच्छा, मास ऑफ एसटीपी कितना रखा है? वॉल्यूम ऑफ एसटीपी आपको पता ही है 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम, कितना भी अमाउंट हो हमेशा हमें यही वॉल्यूम मिलेगा एसटीपी पे आपको। ठीक है, इसको मीटर क्यूब में बदल दिया। डेंसिटी क्या होती है एसटीपी पे? मास ऑफ एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। तो डेंसिटी निकाल लिया, एसटीपी पे हमने ये निकाल लिया। चलो अब न्यूटन के फॉर्मूले में घुसेड़ दो इसको। न्यूटन का फॉर्मूला क्या कहता है भैया? ये होता है वेलोसिटी प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में चल रही है, डेंसिटी आपने निकाल ली ऊपर, है ना, एरी। ठीक है, 280 गलत है ना भैया? चलो अब आते हैं भैया लैपलास के साथ। लैपलास में गामा भी लगाना पड़ेगा, गामा की वैल्यू 1.4 होती है डायटोमिक के लिए। सॉल्व किया तो 3 से 31 सही हो गया। ठीक है, अगला आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी है, ये समझ लो कि एग्जाम में आते ही आता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कहाँ पे अभी, फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को एयर के अंदर इफेक्ट डालते हैं? ध्यान दीजिए भैया। पहला क्या भैया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमने न्यूटन को तो गलत साबित कर दिया, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? केवल लैपलास का। ठीक है भैया, आपको पता है पीवी इक्वल्स में क्या होता है? कांस्टेंट। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी खैर इसके फॉर्मूले को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो पीवी इक्वल्स में क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन में डेंसिटी। मास अपॉन में डेंसिटी कैसे होगा? वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन में। ठीक है, इस मास को इधर ले आओ, इस मास को कांस्टेंट के साइड में ले आओ तो क्या होगा? ठीक है, मास को चलेगा तो पी अपॉन में क्या, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया? एम। मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो ये पूरा क्या हो गया? नया कांस्टेंट। गामा से मल्टीप्लाई किया इधर, गामा से मल्टीप्लाई किया इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है? गामा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? 1.4 वैल्यू आती है भैया, फिक्स है पता। तो ये कांस्टेंट क्या हुआ? अच्छा, दोनों का अंडर रूट ले लो। क्या ले लो? अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ले लिया तो क्या भैया आपका? ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ही तो आ गया, और ये क्या आ गया? कांस्टेंट। तो भैया इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? कांस्टेंट। कोई भी प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, प्रेशर घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या? क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, और प्रेशर घटाते हो तो डेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। अब देखो ना, किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और घटाओगे तो घट जाएगी। और हमें पता फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? गामा पी अपॉन में रो। पी बढ़ाओ रो बढ़ेगा। ठीक है, रेशियो क्या आएगा? वही आएगा। पी घटाओ रो घट जाएगा, रेशियो क्या आएगा? वही आएगा। फिर क्या दिक्कत है भैया? गामा कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गया? फिक्स ही आ रहा है। पी बढ़ाओगे रो बढ़ जाएगा, पी घटाओगे रो घट जाएगा, तो यानी ये क्या आ रहा है? अब एक एग्जांपल देता हूं, चलो मैं इसका एग्जांपल। फॉर्मूला क्या अपना वेलोसिटी का? गामा पी अपॉन में रो। मान लीजिए 2 है और ये क्या है? 4। इसको 4 कर दो तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। इसको 8 कर दो क्या होगा? 16 हो जाएगा। रेशियो क्या आ रहा है? वही तो आ रही है बार बार वैल्यू। प्रेशर कुछ भी हो, समझ गए? प्रेशर कुछ भी, जिस दिन प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना उस दिन एयर की डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। रेशियो वही आएगा, तो वेलोसिटी हमेशा क्या मिलती है? हाई प्रेशर पर वही चीज मिलती है। समझ गया भैया? तो ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, when pressure change density also change in the same ratio, so the factor of P upon rho क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? hence the pressure has no effect on the speed of sound। समझ गए भैया? आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, तो भैया कुछ भी नहीं करना इसमें, दिमाग नहीं लगाना। आपको पता डेंसिटी नीचे पड़ा है, ठीक है? अब ये बोले देखिए प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा? एयर डेंसिटी पे होगा। लेकिन ये आप एयर डेंसिटी बढ़ा सकते हो ना, नीचे और एयर फेल दो, डेंसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो प्रेशर हम देख रहे हैं वॉल्यूम जो है, और सॉरी वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के क्या है? इनवर्सली। यानी जहां पे डेंसिटी बढ़ती है वहां पर वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। समझ गए भैया? तो कहाँ की किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की? किस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की क्या होती है? कम होती है। समझ गए? तब हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हल्की होती है, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? भारी होती है। तो अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? साउंड की वेलोसिटी उसमें ज्यादा। और अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? तो वही लिखा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। समझ गए भैया? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है भैया, ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी।
जो वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, ये जो ह्यूमिड एयर होती है ना, उसकी डेंसिटी कम होती है। रिजल्ट है जो एयर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, उसकी डेंसिटी होती है 0.8 kg पर मीटर की, और एयर की डेंसिटी क्या होती है 1.3, और वेपर की क्या होती है 0.8। क्या होती है, कौन ज्यादा हो गया, एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ड्राई एयर ज्यादा डेंसिटी की होती है, और ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम डेंसिटी की होती है। तो ह्यूमिडिटी अगर कम डेंसिटी की है तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डेंसिटी इन्वर्सली होता है। और एयर जो होती है ज्यादा डेंसिटी की होती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी होगी वहां पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो वेलोसिटी इनवर्सली डेंसिटी एज द डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर क्या होता है 0.8, ठीक है, लेस देन द एयर डेंसिटी, जो कि क्या है, कम है। एयर डेंसिटी कितनी होती है 1.3 के आसपास। तो दी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन एफसीपी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो भैया अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का इफेक्ट की, तो भैया फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी को उसमें क्या होता है, आरटी। हम देखिए रो क्या होता है, मास अपॉन में, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में। तो हमने जहां पे वॉल्यूम लिखा है ना, ये वाला वॉल्यूम, उसकी जगह पे हमें क्या लिख देंगे, मास, मास अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इस मास को इधर ले गए सीधा, इस मास को नीचे लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले मास को। तो क्या हुआ, पी अपॉन में क्या हुआ, रो हो गया। अब क्या किया हमने, पी अपॉन में रो, और ये क्या हुआ, आर टी अपॉन में क्या हो गया, एम। गामा से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं भैया सेम नंबर से, अंडर रूट ले लो, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, क्या आ गया। और ये पूरी टर्म क्या आ गई यहाँ पे, ये वाली गामा कांस्टेंट, आर मास, टेम्परेचर क्या है, ये वेरिएबल है। और हम देख रहे हैं जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल के क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली है, क्या है, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कौन से प्लैनेट में ज्यादा वेलोसिटी होगी, कौन से प्लैनेट में साउंड की ज्यादा वेलोसिटी होगी, जो गर्म होगा। ठंडे प्लैनेट में कम वेलोसिटी होती है, ठंड में आपकी आवाज कम दूर तक जाती है, गर्मी में ज्यादा दूर तक जाती है। समझ गया भैया। तो ये रहा, वेलोसिटी 20 डिग्री पर क्या होगी, कम होगी, 50 डिग्री पर क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार सुन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चीजें बस यही है कि भैया आपको पीछे की चीज आती रहनी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इतना जबरदस्ती नहीं कर रहा, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि भी बहुत सारा हो रहा है एक साथ में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, काम करते रहो। जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको इतने पेज पढ़ के आना है, 10-15 पेज पढ़ लेना, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है मेरे पढ़ाने के बाद। आप पढ़ लेना अपने आप से, ठीक है, रिटर्न में प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लेना, वरना मेरे पढ़ाने के बाद सारा कुछ दोबारा से रिटर्न में प्रैक्टिस करना। मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।